हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हरीश कुमार गुप्ता, मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनएमटीसी स्टेज 2 जूनियर लेवल पेपर, जो कि 12 मार्च को अभी हुआ है। और इस पेपर में हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस थे और 3 आवर्स की टाइमिंग थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर वाई फोर प्लस बी स्क्वायर एक्स पावर फोर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक कंडीशन तो हमारे को ये गिवन है। सेकंड गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एंड आपको प्रूफ करना है ए पावर फोर वाई पावर सिक्स प्लस बी पावर फोर एक्स पावर सिक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई फोर प्लस बी स्क्वायर एक्स फोर होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन है ए स्क्वायर वाई पावर फोर प्लस बी स्क्वायर एक्स पावर फोर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है, और आपको जो प्रूफ करना है वो ये रहा। अच्छा, यहाँ से देखो, इसी रिजल्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं एक बार। इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा इसमें, वाई पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, एक्स पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपको गिवन है। एंड एक ये रिलेशन आपको गिवन है। आपको जो प्रूफ करना है उसकी बात करते हैं। आपको प्रूफ करना है ए पावर फोर वाई सिक्स प्लस बी पावर फोर एक्स पावर सिक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई पावर फोर प्लस बी स्क्वायर एक्स पावर फोर होल स्क्वायर। इसको भी हम क्या करते हैं, इसी फॉर्म में लेके आ जाते हैं ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी हमें। मैं क्या करता हूँ, इसको ए पावर फोर बी पावर फोर से पूरी को डिवाइड कर देता हूँ। जब इसको ए पावर फोर बी पावर फोर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए पावर सिक्स, ए पावर फोर बी पावर फोर से डिवाइड करेंगे तो बी पावर फोर मिलेगा यहाँ पे भी, प्लस एक्स पावर सिक्स, बी पावर फोर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, ए पावर फोर। हमने क्या किया, ए पावर फोर इंटू बी पावर फोर से दोनों साइड डिवाइड किया है। जब इधर डिवाइड करेंगे तो ए पावर फोर बी पावर फोर इस ब्रैकेट में चला जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और जब इसको डिवाइड करेगा तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, वाई पावर फोर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए ये वही चीज़ है जो यहाँ पे थी। ये वाली इक्वेशन और ये वाला रिजल्ट, ये दोनों चीज़ें कैसी है, सॉरी ये वाला रिजल्ट, ये दोनों सेम ही है। तो कॉमन आउट लेने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा यहाँ से भी। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1। कुल मिला के हमें ये प्रूफ करना है कि y पावर सिक्स अपॉन बी पावर फोर प्लस एक्स पावर सिक्स अपॉन ए पावर फोर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए, 1 आ जाए। और हमारे को गिवन क्या है, y पावर फोर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इन दोनों रिजल्ट्स को काम में लेते हुए इसको कुछ सिंप्लीफाई करके, कुछ मॉडिफाई करके कितना बनाना है, 1। अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा ये। अच्छा, इसको ऐसा बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को अगर हम काम में लेना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, वाई पावर फोर अपॉन बी स्क्वायर, जबकि यहाँ पे कितना है, वाई पावर सिक्स अपॉन बी पावर फोर। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर को अलग कर दूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा, वाई पावर फोर अपॉन बी स्क्वायर, ताकि यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकें इसकी जगह, प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बाहर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हुए कितना लेके आना है, 1 लेके आना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहाँ पे y पावर 2 अपॉन बी पावर 2, इसकी जगह क्या रख दें, 1 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू रिप्लेस की जा सकती है, 1 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, प्लस इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, एक्स पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर की जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है बात। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर ब्रैकेट में भेज दें अगर, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहां से आपको मिलता है माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एक्स पावर 4 अपॉन माइनस एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहां से क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहां से क्या मिलता है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहां पे वाई पावर 4 था ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई 4 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम इसको कुछ इस टाइप से मॉडिफाई करें ताकि हम इन वैल्यूज को इसमें रिप्लेस कर सकें। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे y पावर 2 अपॉन बी स्क्वायर है। इसको वापस कुछ ऐसा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 1। तो सिंपली इसको 1 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं हम, और 1 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे 1 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? माइनस अब ये दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, इन दोनों टर्म्स को अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ से मिलेगा एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या एक काम करते हैं यहाँ से और आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी कॉमन है। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या रिप्लेस कर देंगे 1 रिप्लेस कर देंगे उसकी जगह। तो सिंपली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स पावर 2 अपॉन वाई पावर 2, सॉरी एक्स पावर 2 इंटू वाई पावर 2 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। साथ में यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। सिंपली हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, दो टर्म्स तो ये और एक टर्म हमारे पास ये है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म्स बचे अब वो है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये टर्म्स हमारे पास बची हुई है अभी भी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देख लेते एक बार, हमने क्या किया, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया। अब इस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया एक्स पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप लोग देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 1। आपको गिवन था एक्स पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर। यहां से देखिए वाई पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर और एक्स पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे 1 थी। तो इसकी जगह तो हम क्या लिख देंगे नेक्स्ट में 1, तो इसकी जगह तो क्या रिप्लेस कर दे 1। तो हमारे पास क्या आ गया अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इन तीनों टर्म्स का एलसीएम ले लें या फिर यहाँ से कॉमन आउट निकाल दें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो यहाँ से हमें सिंपली क्या मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये तीनों टर्म्स बाहर आ चुकी है लेकिन बी स्क्वायर भी था यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 1। आपको गिवन था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1,
तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 0। तो जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1, और आपको ये 1 ही प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, डिटरमाइन ऑल इंटीजर्स m n सच दैट m क्यूब प्लस n इंटू एन क्यूब प्लस m इक्वल्स टू m प्लस n पावर 4। देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि m और n दोनों इंटीजर्स हैं और आपको बताना है कि m और n की क्या क्या इंटीजर्स वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। इक्वेशन आपके पास है m क्यूब n प्लस n क्यूब m इक्वल्स टू m प्लस n पावर 4। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, m क्यूब n क्यूब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो m पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो n पावर 4, और यहाँ से nm इक्वल्स टू m प्लस n की पावर 4। पावर 4 का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट नहीं पता, हम क्या करते हैं पहले 2 पावर निकाल लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 4m क्यूब n प्लस 4bc या 2bc, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4mn क्यूब प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर। ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करके हमें देखना है कि यहाँ से m और n की कितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है जो कि इसको सेटिस्फाई करती है। ये m पावर 4 n पावर 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से अब हमारे पास क्या बचा, m क्यूब n क्यूब प्लस mn बराबर 4 प्लस 2 6m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर देखें तो 4mn कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आगे देखें क्या पूरे में से mn कॉमन आ रहा है, अगर मैं दोनों से mn कॉमन निकाल दूं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6mn, ये भी इधर चला जाएगा, माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर बराबर 0। सही है, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया और mn दोनों में से कॉमन ले लिया। जैसे mn कॉमन लिया हमने, यहाँ से क्या मिला, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस 6mn। ये mn कॉमन आने के बाद यहाँ से क्या बचा, 4m स्क्वायर एंड 4n स्क्वायर, वह भी माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से हमारे पास एक केस तो बनता है कि mn इक्वल्स टू 0, या फिर या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। अच्छा ये 0 होता है तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिलता है, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6mn प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे 4 है ना, n स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखें m n का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि अगर m इक्वल्स टू 0 हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग में n की कोई भी इंटीजर वैल्यू आ सकती है। मतलब अगर मैं m को 0 पुट कर दूं ना इस इक्वेशन में, तो आप n की कोई भी इंटीजर वैल्यू रखो, यह हर किसी के लिए सेटिस्फाई करेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं n को 0 कर दूं तो m की कोई भी इंटीजर वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक तो वैल्यूज आपके पास m और n की ये पॉसिबल है कि अगर आप m को 0 करो तो उसके रेस्पेक्ट में n की कोई भी वैल्यू ले लो इंटीजर, या n को 0 करो तो उसके रेस्पेक्ट में m की कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो। या फिर दूसरा केस ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करके देखते कि यहाँ से मैं m और n की कौन कौन सी वैल्यूज मिलती है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो उसके लिए 2mn ऐड कर दे। जैसे ही यहाँ पे 2mn ऐड करेंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 8mn प्लस 4n स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या हो गया भाई, mn प्लस 1 का होल स्क्वायर
और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m प्लस n का होल स्क्वायर। सही है। अब अगर दोनों साइड अंडर रूट लेते हैं तो यहां से हमारे पास दो केसेस और बनेंगे। देखिए क्या क्या हमें यहां से मिला mn प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ m प्लस n का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास दो केस बनते हैं वापिस से। फिर केस 1, केस 2। केस 1 क्या बनता है, जब आप इसको अंडर रूट लेते हो तो प्लस साइन के साथ ले लो। सही है। दूसरा केस, जब आप इसका रूट हटाते हो तो माइनस साइन के साथ ले लो। अब इन दोनों केसेस को सॉल्व कर लेते हो, देख लेते हैं यहां से m और n की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है जो कि इसको सेटिस्फाई करती है। देखते हैं यहां से mn प्लस 1 बराबर 2m प्लस 2n। हम क्या करते हैं, यहां से m को इधर बुला लेते हैं, इस 2m को इधर लेके आ जाऊं और इसको इधर भेज दूं। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2। सही है। हमें यहां पे पता है कि m और n दोनों कैसे हैं, इंटीजर है। हम क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यूज निकालने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। यहाँ पे इस माइनस 1 को क्या लिख दें, -4 + 3 डिवाइड बाई n माइनस 2। तो एक्चुअल में ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 2 + 3 अपॉन n माइनस 2। सही है। अब हमें पता है कि m और n दोनों कैसे हैं, इंटीजर है। m इंटीजर है, यहाँ पे 2 भी इंटीजर है। इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, तभी ये इंटीजर आएगा इधर। अच्छा, अगर ये इंटीजर हो तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब n माइनस 2 किसको डिवाइड करे, 3 को डिवाइड करे। n माइनस 2 किसको डिवाइड करे, 3 को डिवाइड करे। अब n माइनस 2 3 को डिवाइड करे तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-3 हो सकती है। तो यहाँ से आपके पास 4 केस बनते हैं। मैं वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे जो जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, m और n। देखो n माइनस 2 को अगर आप +1 बनाना चाहते हैं तो आपको एक बार n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 3। अगर n की वैल्यू को आप 3 रखते हो तो आपके पास m की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3। 3 माइनस 2 1 और 3 + 2 5, सॉरी यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी m की 5। अगर आप इसको -1 बनाते हैं तो आपको n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, +1। अगर ये +1 बनता है तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी m की -1। इसको अगर आप 3 बनाते हैं तो आपको n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 5। अगर ये 5 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। इसको -3 बनाने के लिए आपको n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -1। अगर -1 रख देते हो तो ये -3 हो जाएगा, और -3 होने के बाद इस कंडीशन में आपको यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो केवल और केवल आपके पास यहाँ से 4 केस बनते हैं, या m और n की वैल्यूज के 4 पेयर बनते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसी टाइप से अगर हम इस दूसरे केस को सोल्व करें, सेम तरीका है सोल्व करने का। यहाँ से अगर मैं m कॉमन ले लूँ इन दोनों में से तो क्या मिलेगा मुझे, n + 2, और यहाँ से कितना गया, -2n - 1। माइनस m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2n + 1 अपॉन n + 2। वापिस से उसी टाइप से ब्रेक कर लो इसको, 2n + 4 - 3। तो ये बन गया आपके पास 2 - 3 अपॉन n + 2। या m की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन n + 2 - 2। यहां से आपको वापस से वही चीज दिख जाएगी कि भाई m भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इसका मतलब ये भी इंटीजर होना चाहिए। और ये इंटीजर कब होगा, जब n + 2 किसको डिवाइड करे, 3 को डिवाइड करे। तो हम यहां से देख सकते हैं कि m और n की कौन कौन सी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। चीजें वापिस से वर्क की वही है ना, n + 2 की वापिस से क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, +-1 +-3, तभी ये 3 को डिवाइड करेगा। अच्छा, ये अगर 1 बनाना है तो आप देख लीजिए अब यहाँ से क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर दो। जैसे -1 पुट करोगे ये नीचे वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 होते हैं ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास, m की 1 आ जाएगी। अगर आप n की वैल्यू को -1 बनाना चाहते हैं
तो n की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, -3 रखनी पड़ेगी। अगर -3 रखोगे तो -1 बन जाएगा, उस कंडीशन में आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5 मिल जाएगी। सही है। अगर आप इसको 3 बनाना चाहते हो तो आपको n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1। अगर n की वैल्यू को आप 1 कर देते हो तो ये 3/3 1 - 2 ये -1 आ जाएगा आपके पास। और आप इसको -3 बनाना चाहते हो तो आपको इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, n की -5। अगर -5 आप यहाँ रखते हो तो -3 आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से m और n की वैल्यूज के 4 पेयर यहाँ पे पॉसिबल है, 4 पेयर ये वाले पॉसिबल है। उसके अलावा m0 उसके कोरस्पॉन्डिंग में n की सारी इंटीजर वैल्यूज एंड n0 एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग में m की सारी इंटीजर वैल्यूज, ये सारी m और n की वैल्यूज है जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे गिवन है 3 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी हुज सम इज 57। 3 टर्म्स है या 3 नेचुरल नंबर्स हैं जो कि एक जीपी फॉर्म करते हैं और उन 3 टर्म्स का जो सम है वो कितना गिवन है, 57। आपको प्रोग्रेशन बतानी है, आपको वो 3 टर्म्स बतानी है जो कि जीपी में है। देखिए हमें पता है कि जीपी में कोई भी 3 टर्म्स क्या हो सकती है, लेट 3 टर्म्स आर ए आर स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स किस में होगी, जीपी में। इनका सम जो दिया हुआ है हमें a प्लस ए आर स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है, 57। ए कॉमन ले लें यहां से तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 57। अब हमें पता है कि ये एक इंक्रीजिंग जीपी है और इसकी सारी टर्म्स कैसी है, नेचुरल नंबर्स हैं। लेट सपोज हम ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं यहाँ पे। अगर 1 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर आगे चेक करेंगे। अगर 1 ले लेते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 57। तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 56 बराबर 0। अगर इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r प्लस 8 इंटू आर माइनस 7 बराबर 0। तो r की दो वैल्यूज आ रही है यहाँ से -8 एंड 7। -8 हो नहीं सकती क्योंकि नेचुरल नंबर से सारे के सारे। तो r की वैल्यू को अगर मैं 7 ले लूँ यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी 1, सेकेंड टर्म कितनी आ जाएगी 7 एंड थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी 49। अगर हम देखें तो इनका सम कितना बनता है 57। तो 3 टर्म्स या जीपी हमारे पास क्या होगी 1749। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा। आपको एक इक्वेशन गिवन है a प्लस बी प्लस एक्स पावर 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक्स क्यूब बराबर 12 abx। इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना और x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से a प्लस बी प्लस एक्स को। इसके लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करें हम तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ ए बी सी। इस रिजल्ट को हम इसमें डायरेक्ट काम में ले लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। जब इसको ओपन करेंगे यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो ए बी यहाँ पे भी है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3b स्क्वायर सी। यहाँ सी की जगह क्या लिख दे, जस्ट x। 3b स्क्वायर एक्स प्लस 3b एक्स स्क्वायर 3a स्क्वायर सी। तो a स्क्वायर सी की जगह क्या जाएगा x। तो 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ b क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ c क्यूब बराबर 12 abx। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको ना प्रॉपर क्यूबिक इक्वेशन है x में हमारे पास, क्योंकि x की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे, हाईएस्ट 3 आ रही है। तो इसको क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं।
एक्स क्यूब की टर्म्स कहाँ कहाँ है हमारे पास, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे थी ना, सी की जगह यहाँ पे कितना था एक्स क्यूब। तो इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, -3x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ढूंढते हैं यहाँ पे। देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे को एक तो मिलेगी यहाँ पे और एक मिलेगी यहाँ पे, इसके अलावा कहीं भी एक्स स्क्वायर की टर्म्स नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बनेगा हमारे पास वो क्या क्या बनेगा, 3b + 3a। सही है, प्लस एक्स का कोफिशिएंट ढूंढते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या हमारे पास यहाँ पे। देखो एक्स का कोफिशिएंट हमारे को मिलेगा यहाँ से, उसके बाद एक लास्ट में ये था, ये तीनों जगह से हमें एक्स का कोफिशिएंट मिलने वाला है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या मिल गया हमें यहाँ से, 3a² + 3b², उस 12 वहां से यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ी है 6, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या था 6abc, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 6abx। तो उसको इधर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6abx आ जाएगा। तो यहाँ से एक टर्म हमें क्या मिल जाएगी, -6ab। क्लियर है। अब इसके बाद बची कांस्टेंट टर्म, देख लेते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे। प्लस a³ प्लस b³, ये दोनों कांस्टेंट है। उसके अलावा ये दोनों टर्म्स प्लस 3a² प्लस 3ab²। इसके अलावा यहाँ पे -4a³ एंड -4b³ इक्वल्स टू 0। इस टाइप से हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ चुकी है। अब ये जो टर्म्स हमारे पास है, जो कोफिशिएंट जो है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें यहाँ से -3x³ प्लस, अगर यहां से देखें तो 3 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या ब्रैकेट में, a + b। अगर यहां से देखें तो 3 कॉमन लेने के बाद a² + b² - 2ab, मतलब a - b का होल स्क्वायर। ये भी सिंप्लीफाई हो गया। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इसको मैं इधर येलो कलर से कर देते हैं, इसको इधर देखें, ये कितना बन रहा है हमारे पास, -3a³ - 3b³ एंड 3a² + 3ab²। थ्री a² प्लस का 3ab²। अगर यहाँ से आप -3 कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, a³ + b³ प्लस 3ab कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, a + b। -3 कॉमन ले लें वापस से और a + b कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या मिलेगा, a² + b² - ab। और 3 कॉमन ले चुके हो, a + b भी कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जस्ट -ab, मतलब a² + b² - 2ab। तो आपको यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म मिलने वाली है वो मिलने वाली है यहाँ से जस्ट -3a + b इंटू a - b का होल स्क्वायर बराबर 0। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो कुछ इस टाइप की है। अब हम क्या करें, इसमें से भी 3 को कॉमन ले लेते हैं। -3 अगर इसमें से कॉमन ले लोगे तो आपके पास फाइनली जो इक्वेशन बनेगी लास्ट में वो क्या बनेगी, x³ - x² इंटू a + b प्लस x इंटू a - b होल स्क्वायर माइनस a + b इंटू a - b होल स्क्वायर बराबर 0। इस इक्वेशन को हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं इसको आगे लिख लेता हूं इक्वेशन को एक बार, x³ - x² इंटू a + b प्लस x इंटू a - b होल स्क्वायर माइनस a - b a + b इंटू
ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा पहले दो टर्म्स में से, तो यहाँ क्या मिलेगा एक्स माइनस ए माइनस बी। अगर इन दोनों टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बचेगा क्या एक्स माइनस ए माइनस बी बराबर 0। तो ये तो फैक्टराइज हो जाएगी आराम से। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं अब, एक्स माइनस ए माइनस बी। फाइनली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। यहां पे हमारे पास यस प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही बचा हुआ था, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां से x की कोई रियल वैल्यू आपको मिलेगी नहीं भाई। दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, तो यहां से आपको x की कोई रियल वैल्यू मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यहां से मिलेगा x माइनस ए माइनस बी बराबर 0। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन गिवन है a पावर a अपॉन a प्लस बी प्लस सी इंटू बी पावर b अपॉन a प्लस बी प्लस सी इंटू c पावर c अपॉन a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा लिख दें a पावर a इंटू बी पावर b इंटू सी पावर c, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये 1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये पावर सभी में कॉमन है a प्लस बी प्लस सी, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, सही है। ये किसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रूफ करना है, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 से। अब एक चीज देखिए, a पावर a का मतलब क्या है कि a जो है वो a टाइम्स रिपीट हो रहा है, b जो है b टाइम्स रिपीट हो रहा है, और c जो है वो c टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इनका प्रोडक्ट हो रहा है ये। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें gm के बारे में सोचें और यहाँ से hm के बारे में ट्राई करके देखें, तो देखते हैं gm by applying gm is greater than hm फॉर नंबर्स क्या क्या लेंगे जिसके लिए हम अप्लाई करने वाले हैं, a को कितने टाइम्स, a टाइम्स, फिर b को b टाइम्स, और c को c टाइम्स। अगर हम इसका gm निकालते हैं तो देखिए इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा a पावर a b पावर b c पावर c अपॉन 1 पावर में कितना लगता है 1 अपॉन जितनी टर्म्स होती है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, a भाई ये a जो था वो a टाइम्स था, ये b टाइम्स है और ये c टाइम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर इन सभी टर्म्स का मैं hm निकालूं तो hm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे n अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 अप टू 1 अपॉन an, ये होता है। जितनी टर्म्स होती है वो ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, a प्लस बी प्लस सी, तो ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 1 अपॉन a, सभी टर्म्स को इसी तरफ से रेसिप्रोकल लेके सम करेंगे, तो ये 1 अपॉन a कितने टाइम्स, a टाइम्स, फिर 1 अपॉन b, 1 अपॉन b, और ये भी कितने टाइम्स, b टाइम्स, ऐसे ही 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, ये भी कितने टाइम्स, c टाइम्स। तो अगर इसको a टाइम्स लिखूंगा तो ये a इंटू 1 अपॉन a हो जाएगा, तो a से a कैंसिल आउट होकर कितना दे देगा 1, ये भी 1 देगा और ये भी 1 दे देगा, तो फाइनली ये जो टर्म है वो रिड्यूस होकर कितना दे देगी आपको 3। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा क्या, देखिए यहाँ से a पावर a, b पावर b, c पावर c पावर 1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3, सही है।
तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ए को ए टाइम्स लेना है, बी को बी टाइम्स लेना है, सी को सी टाइम्स लेना है, और इनमें gm इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू hm वाली इनइक्वलिटी लगा देनी है। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है AOB इज अ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल, इसका डायमीटर कितना है AOB। एक सेमी सर्कल बना दिया हमने जिसका डायमीटर कितना है AOB, मतलब ये A O और ये B विथ O एज द सेंटर, सेंटर O है यहाँ पे। P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट P ले लेना है आपको। फिर आपको गिवन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द टेंजेंट P, टेंजेंट 8P। एक पॉइंट P ले लेना है आपको, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट पे पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट P से। P क्या है, कोई भी वेरिएबल पॉइंट है आपके पास। द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B टू द टेंजेंट एट P एंड द लाइन AP एक्सटेंडेड मीट्स एट पॉइंट D। और जब AP को एक्सटेंड करते हैं तो ये कहाँ मिलते हैं, पॉइंट D पर मिलते हैं। तो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट D, D पॉइंट का लोकस चाहिए हमें। जिस भी पॉइंट का लोकस चाहिए होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, H कोमा के। अब हम मान लेते हैं कि सर्कल की जो रेडियस है वो A है। अगर इस सर्कल की रेडियस A है तो ये डिस्टेंस A हो जाएगी। अगर मैं इस सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, A,0, और इसको कितना ले लेते हैं, -A,0। सही है। अब एक्चुअली में अगर इस सर्कल के लिए बात करें जिसका ये सेमी सर्कल है, अगर उसके सेंटर 0,0 है और रेडियस A है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, x² + y² बराबर A²। और इस इक्वेशन के लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता होती है, ये P पॉइंट पे टेंजेंट है। P क्या है, कोई वेरिएबल पॉइंट है। तो किसी भी सर्कल के ऊपर एक पैरामेट्रिक पॉइंट हम ले सकते हैं क्या, एक पॉइंट ले सकते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके क्या, A cos थीटा, A sin थीटा। इस सर्कल के ऊपर P कोई भी पॉइंट हो सकता था, तो मुझे P का एक जनरल पॉइंट लेना है तो मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लूं, A cos थीटा, A sin थीटा, क्योंकि ये हर पॉइंट पे इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पे देखिए मुझे पॉइंट D का लोकस चाहिए, पॉइंट D का लोकस चाहिए, और पॉइंट D जो है वो इस लाइन AD और लाइन BD का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो मेरा टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं ये है कि मैं इस लाइन AD और BD की इक्वेशन निकाल के उनको सिंप्लीफाई करूं। सही है। तो BD की इक्वेशन मुझे निकालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूं और फिर वहां से उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लूंगा। सही है। तो हमें पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, यहां से x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर A। ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब मैं क्या करता हूं, इसके बाद इस BD की इक्वेशन निकाल लेता हूं। BD लाइन जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और कहां से पास होती है, A,0 से। तो अगर इसकी इक्वेशन निकालूंगा मैं यहां से, तो इक्वेशन मुझे क्या मिल जाएगी, x sin थीटा, क्योंकि स्लोप आपको पता है कि इसकी इक्वेशन जो है इन दोनों का जो स्लोप होगा दोनों लाइंस का, उनका प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो अगर यहाँ पे cos थीटा sin थीटा है, y के साथ sin थीटा और x के साथ क्या है, cos थीटा, तो अगर आपको जस्ट इसके परपेंडिकुलर की चाहिए तो ये कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाएंगे x और y के साथ वाले, और साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर A sin थीटा। ये किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास, इस लाइन BD की। अब हमें पता है कि ये लाइन BD कहां से पास होती है, H,K से, क्योंकि हमें तो H,K की फॉर्म में चाहिए, इसका लोकस चाहिए क्योंकि। तो H,K लाइज ऑन लाइन, लाइज ऑन लाइन BD। सो यहां से क्या लिख सकते हैं, H sin थीटा
माइनस एच साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर ए साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, जो किसकी इक्वेशन है? इस लाइन BD की। अब इस लाइन AD की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अच्छा, AD की इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट्स पता है, एक माइनस a कोमा 0 और एक पॉइंट हमें पता है a कोस थीटा a साइन थीटा। तो इसकी टर्म में हम इस लाइन AD की इक्वेशन निकाल सकते हैं, AP की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा हमारे पास कितना? a साइन थीटा अपॉन a कोस थीटा प्लस a। 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन AP की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1। तो यहां तो 0 है ही सही, तो y माइनस 0 बराबर स्लोप a साइन थीटा अपॉन a कोस थीटा प्लस a इंटू एक्स प्लस ए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से a जो है वो इसके साथ कॉमन आउट होके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या जाएगी हमारे पास? y इंटू 1 प्लस कोस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को लिखें दोबारा से तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या जाएगी? y प्लस वाई कोस थीटा एक्स साइन थीटा ए साइन थीटा बराबर एक्स साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा। अब हमें पता है कि जो लाइन AP ये भी कहां से पास होती है? D से पास होती है, या H कोमा के से पास होती है। तो H कोमा के इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, तो H कोमा के से सेटिस्फाई करवा दो इसको। पुट या लाइन AP also passes from DH comma K, so K plus K cos थीटा बराबर H साइन थीटा प्लस A साइन थीटा। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ से H और K की वैल्यू मिल जाएगी। एक इक्वेशन थी हमारे पास H साइन थीटा माइनस K कोस थीटा बराबर A साइन थीटा। H साइन थीटा माइनस K कोस थीटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, H साइन थीटा माइनस K कोस थीटा बराबर A साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 थी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं करते, बेसिकली ऐड कर देते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 2A साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये LHS में RHS में H साइन थीटा और H साइन थीटा ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो चुके हैं। एड होके इधर कितना जाएगा? 2A साइन थीटा, इधर कितना है K, तो K की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास? 2A साइन थीटा। और H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जब इसको पुट करोगे, A प्लस 2A कोस थीटा। सही है, तो यहां से देखो अगर मैं A को इधर लेके आ जाऊं तो H माइनस A बराबर 2A कोस थीटा। अब मैं दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर साइन स्क्वायर 4A स्क्वायर कोस स्क्वायर, 4A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब हमें पॉइंट D का लोकस चाहिए था, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने H कोमा K माने थे। तो लोकस निकालने के लिए फाइनली हम क्या कर दें, इन H कोमा K को X कोमा Y से रिप्लेस कर दें। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी?
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a होल स्क्वायर। कहने का मतलब पॉइंट डी का जो लोकस है वो आपको क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा है जिसका सेंटर कितना है a, 0 और रेडियस कितनी है 2a। ठीक है, तो हमें पॉइंट डी का जो लोकस मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक सर्कल मिल जाएगा जिसकी इक्वेशन ये है।